दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त जितेंद्र रैकवाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो कुमाऊवाणी। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। जब भी हम जंगल की कल्पना करते हैं, सबसे पहली तस्वीर वो है पीली काली धारियों वाली वो रौबीली चाल, वो पैनी नजरें और वो दहाड़ जिससे पूरा जंगल थर्रा उठता है। बाघ सिर्फ जंगल का राजा नहीं है, वो हमारे पर्यावरण संतुलन का सबसे बड़ा पहरेदार भी है। लेकिन आज आप और हम इस राजा के घर यानी जंगलों को क्या सुरक्षित रख पा रहे हैं? आइए इन तमाम विषयों पर आज हमारे साथ चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं स्याई देवी विकास मंच के संयोजक और पर्यावरण की मजबूत समझ रखने वाले श्री गजेंद्र कुमार पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो कुमाऊवाणी का लंबे समय से कुमाऊवाणी का साथ रहा है। मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर हो गए हैं और बहुत अच्छे रुचिकर विषयों पर हमारा कुमाऊवाणी का आपस में संवाद भी होता है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे वार्ता के लिए आमंत्रित करने के लिए कुमाऊवाणी टीम का सादर अभिवादन, धन्यवाद है। दरअसल एक बेहद मौजूद और बेहद प्रासंगिक मुद्दे पर आपने आज ये चर्चा स्टार्ट की है कि वर्तमान परिवेश में उत्तराखंड में बाघों का होना कितना जरूरी है। मैं इस सवाल को थोड़ा दूसरे एंगल से कहना चाहूंगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, स्पेशल जहां जंगल जिस पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है, बाघ का होना बहुत जरूरी है। कुदरत ने एक व्यवस्था बना रखी है इस संसार में कि हर जीव को कोई दूसरा जीव खाता है, ताकि जीवों की और पौधों की मात्रा जो है संतुलित रहे। और उसको हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा खाता है और इसमें संतुलन बहुत जरूरी है। उस संतुलन को कायम रखने में जो बाघ की भूमिका है वो टॉप मोस्ट की है। सबसे ऊपर रहकर वो बाघ जो है दो विशेष जो जीव हैं, हिरन और सुअर, इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने में और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में उत्तराखंड में बहुत सारे कारणों से, जिसमें मुख्य कारण है जंगल की आग और जंगलों का अनियंत्रित वैज्ञानिक दोहन के कारण खाद्य श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई है। और जिसका नुकसान ये है कि अब वो कई बार लोगों को लग रहा है यार अब बाघ जरूरी क्यों है हमारे लिए, ये तो अब हमारे घरों में आ गया है, शहरों में आ गया है। तो ऐसे में लोगों को बाघ गैर जरूरी लग रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये परिस्थितियां अभी हमारे द्वारा ही पैदा की गई हैं। और अभी से अगर आप 30-40 साल पहले लें तो दो अलग अलग चीजें थी। बाघ अपनी जगह पर जंगल में था और हम इंसान अपनी आबादी में थे। आपस में कोई टकराव नहीं था जी। और हमारी ही कर्मों के कारण, मनुष्य के कर्मों के कारण, जिसने जंगलों में आग लगाई, जिसने जंगल नष्ट किए, बाघ का आहार और आवास दोनों नष्ट हुए हैं। और उसको मजबूरीवश फिर बाघ को जंगल छोड़ के गाँव में और शहरों की ओर आना पड़ा है। इन सब के बावजूद भी हमें देखना पड़ेगा कि लंबे समय तक ये परिदृश्य को चलना है, तो ऐसे में बाघ अपरिहार्य है। हाँ, वो अलग बात है कि संख्या कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उस पर चर्चा की जा सकती है जी। जो हमारे वहाँ तेंदुआ है या बाघ है, अलग अलग जगहों पर हिंसात्मक रवैया इंसानों के प्रति या बाघ के शिकार ज्यादा लोग हुए, जो संघर्ष है तो लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में सर ये बहुत ज्यादा इसकी घटनाएं निकल के आ रही हैं। इसको कैसे देखेंगे या इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत चिंताजनक परिदृश्य है, बहुत दुखद परिदृश्य है। बाघ अब जंगल में किसी जीव के होने का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उसकी भूख, उसकी जो अतड़ियां हैं वो इतनी ज्यादा, मतलब भोजन के अभाव में तड़प रही हैं कि अब वो अपना डर भाई छोड़ के शहरों में, गांव में मनुष्य पर आक्रमण करने को, कुत्तों पर, जानवर पर आक्रमण करने को तैयार है। कि बाघ का आहार सब खत्म हो गया है जंगल में जी। और आहार बनेगा उसका शाकाहारी जीवों से। शाकाहारी जीवों का मतलब काकड़, घुरड़, मुर्गी, इवन तेंदुआ, आपको यकीन नहीं आएगा, चूहे भी खाता है। अब लेकिन जंगलों की आग आपकी पूरी खाद्य श्रृंखला को नष्ट भ्रष्ट कर चुकी है। तो छोटे जीव तो सारे समाप्त हो गए, मुर्गियां हो गया, आपके काकड़ हो गए, घुरड़ हो गए, ना के बराबर रह गए हैं। अब ऐसे में जो ले दे के उसके पास अब भोजन बचा है, वो बचा है हमारे पशु, हमारे जो पालतू पशु है, जैसे चाहे गाय है, चाहे कुत्ता है, चाहे बकरी है, चाहे और हमारे जो पालतू पशु हैं। अब इनकी भी जो जनसंख्या है वो लगातार कम होते जा रही है, क्योंकि पहाड़ में क्या है, अब हमारा पशुपालन और खेतीबाड़ी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो वो जो एक संतुलन बना हुआ था कि बाघ जंगल में रहता था, हमारे घरों में नहीं घुस के आता था, लेकिन बहुत दुखद परिदृश्य है। अभी कल परसों एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है, बगवाली पोखर क्षेत्र का बताया जा रहा है या चकुटिया क्षेत्र का कहीं बताया जा रहा है। तेंदुए हैं आंगन में, 3 तेंदुए गुर्रा रहे हैं। और मतलब सोचिए, उनका डर भय सारा दूर हो चुका है। अदरवाइज जितना इंसान तेंदुए से डरता है, उतना ही तेंदुआ भी इंसान से डरता आया है जी।
लेकिन जब पेट में कुछ नहीं है और भूख, कहते हैं ना भूखे को फिर क्या कहना है, तो वो भूख फिर सारे नियम धर्म सब शर्म छोड़ चुकी है और तेंदुआ बड़ा हिंसक हो गया है, आक्रामक हो गया है केवल और केवल अपने भूख के कारण। और ऐसे में बहुत दुखद परिदृश्य है। सरकारों को इसमें बहुत चिंतित होकर, बहुत संवेदनशील होकर इन मामलों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही परिदृश्य रहा तो पहाड़ों में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब इस तरह से तेंदुए गांव घरों में झपट्टा मारने को और दबोचने को तैयार रहेंगे, तो आज तो वो जंगली जानवरों को छोड़ के अब पशुओं को, जानवरों को खाने लग गए हैं, लेकिन कल को जब एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि हमारे पालतू पशु भी खत्म हो जाएंगे, तो क्या फिर अगला निशाना मनुष्य बनेगा उनका? इन चीजों को हमको सोच समझ के नीति नियंताओं को स्पेशली सोचना चाहिए, और अभी तक इस पर धरातल पर कुछ काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। और सर, अंत में ये पूछना चाहेंगे कि आज विश्व बाघ दिवस है, लेकिन जो नकारात्मक सोच बाघों के प्रति इंसानों की बढ़ रही है, इसको कैसे चिंता के रूप में देखेंगे या इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम? देखिए, मनुष्य को सबसे पहले तो अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा। ये जो आज परिस्थिति पैदा हुई है कि बाघ जंगल छोड़ के हमारे गांव घर तक आया है, उसके लिए केवल और केवल मनुष्य जिम्मेदार है। इस वक्त पूरे समाज को, पूरे संसार को मनुष्य प्रजाति चला रही है, और मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इकोसिस्टम का एक पार्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, वो उसका कोई डोमिनेंट नहीं है, लेकिन उसने अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है, जिसमें जंगलों की आग है, जिसमें जंगलों का अनियंत्रित वैज्ञानिक दोहन है, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि वो पारिस्थितिकी संतुलन पूरा चरमरा गया है। और उसका नतीजा क्या है? देखिए, अगर कल्पना करिए, आप लोग कहें कि पूरे उत्तराखंड से आप बाघ हटा दीजिए, चलिए हटा देते हैं, उसका दुष्परिणाम क्या होगा? सुअर बढ़ जाएंगे, और सुअर ऐसे बढ़ेंगे कि वो आपका जीना दूभर कर देंगे। वैसे ही दूभर कर रखा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो बाघ जो है वो सुअर के बच्चों को खा के, सुअर को मार के उनकी जनसंख्या नियंत्रित करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब आप कहेंगे बाघ हटा दो तो सुअर बढ़ेंगे। ये एक संतुलन बना हुआ था जो लंबे समय से परिस्थिति में, तो उसको तोड़ने का, उसको खत्म करने का काम मनुष्य ने किया है। मनुष्य को अपनी गलतियों का परिमार्जन करना चाहिए, और आने वाले समय में जो हम लोग जिस बात को लंबे समय से कहते आए हैं कि हमें जीरो फायर की ओर बढ़ना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट फायर पे बिल्कुल सख्ती से नियंत्रण करना पड़ेगा। और ये नहीं समझना है, देखिए आम आदमी ये समझ रहा है कि अगर मुक्तेश्वर के जंगल में, शाही देवी के जंगल में, कहीं के जंगल में आग लग रही है, उसको लग रहा है मेरा क्या बिगड़ रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा, आज उत्तराखंड में जितने प्राकृतिक जल स्रोत सूखे हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष बिल्कुल चरम पे पहुंच गया है, हमारी खेती बाड़ी के लिए अनुकूल परिस्थितियां खत्म हो गई है, तो बिगड़ा किसका है? इसी मनुष्य में सवाल पूछना चाहूंगा। उसी पहाड़ी आदमी का बिगड़ा है, जो पहाड़ी आदमी इसी जमीन पर भकार के हिसाब से अनाज उगाता था जी। उसी पहाड़ी आदमी का बिगड़ा है जिनकी गाय बच्चियां, भैंसें लगातार मतलब दूध, दही और घी की बौछार करती थी। आज बिगड़ा सब हमारा ही हमारा है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा संतुलित दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। जंगल अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह रहें, और जंगलों में अनावश्यक हस्तक्षेप और जंगलों की आग को अगर हम नियंत्रित कर पाए, तो आने वाले कुछ समय में प्रकृति खुद ब खुद ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि जो खाद्य श्रृंखला है वो रिस्टोर होगी, खाद्य श्रृंखला पुनर्स्थापित होगी। तो निश्चित रूप से बाघ अपने परिवेश में ही रहेगा, वो हमारे परिवेश में नहीं घुसेगा, हमारी आबादी में नहीं घुसेगा। लेकिन तब तक, जब तक कि ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती है, सरकारों को भी एक पॉलिसी लानी पड़ेगी कि जो कैरिंग कैपेसिटी है जंगलों की, जंगलों में कितने तेंदुए होने चाहिए एक वर्ग किलोमीटर में, 10 वर्ग किलोमीटर में, उस पर भी गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। और जो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा के बाघ हैं, उनको निश्चित रूप से शिफ्ट करना होगा कहीं न कहीं। उनके लिए अभयारण्य बनाने होंगे, उनके लिए बाड़े बनाने होंगे, ताकि मानव भी सुरक्षित रह सके। आज तो स्थिति ये हो गई कि गाँव घरों में अब मतलब बहुत मुश्किल स्थितियां आ गई उत्तराखंड के गांव के लिए। लेकिन अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि इस सब के लिए केवल और केवल मनुष्य जिम्मेदार है। उसके लिए आप बाघ को या प्रकृति को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने हमें श्रोताओं को समझाया सर। और पाठक जी, मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि इस साल जो गतिविधियां मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से मैंने देखी, जनता का बड़ा विरोध था। कहीं जहां बाघ ने या तेंदुए ने किसी को पकड़ा, मारा या दिखा भी, तो लोगों ने सरकारों पर ज्यादा दबाव दिया, वन विभाग पर ज्यादा दबाव दिया कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और हमने ये देखा कि इसमें ऐसी कहीं पुष्टि नहीं हुई कि आदमखोर था या मानव के ऊपर हमला किया था। तो ये बाघों की दृष्टि से या उनके पक्ष को मैं रखते हुए पूछना चाहूंगा, ये कितना खतरनाक हो सकता है या इससे फायदा मिलेगा? देखिए, तात्कालिक रूप से तो ये लाभदायक आपको लग सकता है कि आपने बाघ उठा के दूसरी जगह भेज दिए जी, भैया, आपको लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन भेजने का अर्थ ये है कि आप कोई सुरक्षित जगह पर उनको जंगलों से हटा नहीं रहे। शीतलाखेत से बाघ पकड़ के आपने उठाया और आपने उसको मुक्तेश्वर छोड़ दिया, मुक्तेश्वर से बाघ उठाया, उसको शीतलाखेत छोड़ दिया। हो यही रहा है। यही सभी हम लोग सभी सारे जितने भी जंगली जानवर हैं, स्पेशली बंदर और बाघ के मामले में कहूँ मैं, कि हम लोग एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ रहे हैं।
और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली क्या है, हमको उनकी जनसंख्या नियंत्रण पर विचार करना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि अभी जो बंदर और बाघ जो हमारी बड़ी समस्या बन चुके हैं, इनके जनसंख्या नियंत्रण के लिए जिस गंभीरता से प्रयास सरकार के स्तर पे होने चाहिए थे, पॉलिसी मेकर के स्तर पे होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे हैं। और उससे मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोग शहरों में रह रहे हैं, उनको गाँव की पीड़ा और दुख दर्द से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर गांव की पीड़ा और दुख दर्द समझते तो निश्चित रूप से जिस तरह से स्पेशली हिमाचल में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए बाघ और बंदरों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए गंभीरता से काम हो रहा है, तो ऐसा ही काम यहाँ पर भी होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि हमें अब बाघ के भी बधियाकरण की बात करनी चाहिए। देखिए, वो एक सही तरीका है कि आप बाघ को ट्रैंकुलाइज करके उनके जो मेल फीमेल जो भी है उनको बधियाकरण करके उनकी जनसंख्या नियंत्रण करके प्रयास करें, तो ताकि कालांतर में संतुलन बन सके। जो संतुलन हमारी ही कर्तव्य के कारण, हमारे ही प्रयासों के कारण, हमारी ही लापरवाही के कारण संतुलन बिगड़ा है, वो ओवर द पीरियड संतुलन ठीक हो पाए। अगर इस संतुलन को हम ठीक कर पाएंगे तब भी पहाड़ रहने लायक बचेंगे। अदरवाइज आने वाले समय में मतलब मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ जिस तरह से परिदृश्य बन रहा है। तो पाठक जी, आज बाघ दिवस पर आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने गहरे अनुभव बांटे और समुदाय को समझाने की कोशिश की या समझ को बढ़ाने की कोशिश की कि हम दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए आज के दिन की जो सकारात्मक चीज है उसको लोगों के बीच में ला सकें। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर कुछ आप संदेश देना चाहें अपनी तरफ से। मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूंगा। देखिए, उत्तराखंड का पहाड़ अभी बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। 4 तरह की समस्याओं से उत्तराखंड जूझ रहा है। सबसे पहले पानी के स्रोत सूख रहे हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, तीसरा गर्मी लगातार बढ़ी, और चौथा इन सब के कारण पलायन बढ़ रहा है। तो इन सब की जड़ में कहीं न कहीं हमारा जो मूल जो जंगल थे, बांज बुरास तीस काफल के जंगल, उनको हम खो चुके हैं अपनी लापरवाही से, जंगलों की आग से। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं इसमें सुधारने के लिए, जो सबसे पहला कदम होना चाहिए वो जीरो फायर की आग लगने ही नहीं देनी है। और दूसरी चीज मैं फिर कहना चाहूंगा, जंगलों के जलने कटने से न सरकार का नुकसान हुआ है, न विभाग का नुकसान हुआ है तो उस आम पहाड़ी का नुकसान हुआ है जो पहाड़ में रहने के सपने देखता था लंबे समय से और पहाड़ में रहना चाहता भी था। लेकिन एक पक्ष उसने इग्नोर कर दिया, वो जंगल, और उस जंगल को इग्नोर करने के दुष्परिणाम ये हुआ है कि पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। उस सिस्टम का बिगड़ने का दुष्परिणाम हम सबको झेलना पड़ रहा है। तो अगर हम इसको हम सुधारना चाहते हैं, इसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि इस साल के बाद अब आग नहीं लगनी चाहिए हमारी लापरवाही से जंगलों में। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुमाऊं वाणी के श्रोताओं को वक्त दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कुमाऊं वाणी का भी बहुत बहुत आभार जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।